देखो बेटा, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक देखना है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन पहला चैप्टर है फिजिक्स का, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए तो जो इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होगा वो अगला है, मोशन इन वन डायमेंशन से, है ना। जहां से मेन हमें क्या करना है, अपनी तैयारी शुरू करनी है, जहां से ज्यादा क्या करना है, तुमको प्रैक्टिस करना है। यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है वो भी हम क्या कर रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बट पढ़ना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, एक आध क्वेश्चन हर साल आ जाता है। इसमें भी तीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको क्या करना है, देखना है। एक देखना है डायमेंशन का, दूसरा देखना है एरर का, और तीसरा देखना है लीस्ट काउंट का। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे हम देखेंगे। इसके अलावा और कई टॉपिक है, वो सारे भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, बट ये तीन टॉपिक हमको क्या करना है, अच्छे तरीके से देखना है, वो हमें क्या करना है, समझना है ना। यूनिट एंड डायमेंशन क्या करना है, देखना है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देखो, तो यूनिट एंड डायमेंशन हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझो इसको। बेसिकली ये चैप्टर जो है वो क्या है, मेजरमेंट के लिए, और हमें सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। बिना मेजरमेंट के हमारा काम नहीं चलता। थोड़ा सा क्या करते हैं, पुराने टाइम में जाते हैं। पहले होता यह था कि जब सिस्टम क्या था, लोकलाइज था, लोग एक जगह पे रहते थे, तो वो अपने अपने क्या करते थे, सिस्टम बना लेते थे मेजरमेंट के लिए, राइट। मुझे नहीं पता तुम लोग ये चीज देखा है या नहीं देखा है, लेकिन अगर तुम गांव से हो या बहुत पहले तुम गांव में रहते होगे तो तुमने देखा होगा उस टाइम पे जो मेजरमेंट होते थे उसके बड़े अजीबोगरीब और अलग अलग टाइप के यूनिट्स थे। जैसे मैंने पर्सनली ये देखा है कि जब खेती या किसानी की जाती थी उस टाइम पे, तो जो मजदूर होते थे उनको धान वगैरह दिया जाता था। अब धान वगैरह या चावल को किलो इसमें तौल के नहीं देते थे, एक लकड़ी का इतना बड़ा कंटेनर था, उससे ऐसे करके नाप नाप के देते थे। कितने लोगों ने देखा है ये सिस्टम, बिल्कुल लकड़ी के कंटेनर, अरे बहुत सारे लोगों ने। तो उन्होंने अगर देखा हो तो इस चीज को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि वहां पे क्या होते थे, इस तरह के एक लकड़ी का कंटेनर बनाए थे, उनके नाम हर जगह पे अलग अलग होते थे, राइट। और उसमें क्या करते थे, वो धान या चावल जो है उसको मेजर करके देते थे, वो अलग अलग साइज का होता था। इनसे काम चल जाता था। दिक्कत तब जाती थी, राइट, कि मान लो दो अलग अलग गांव हैं, यहां पे नाम कुछ अलग है उस सिस्टम का, और यहां पे नाम क्या है, कुछ अलग है। अब अगर यहां का कोई मजदूर, एक गांव का कोई मजदूर मान लो घूमते 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 दूसरे जगह पे पहुंच गया, और वहां पे जाके वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है कि दिन भर काम करने का कितना मिलेगा। अब वो अपना सिस्टम बता रहे हैं। जब वो अपना सिस्टम बता रहे हैं तो दिक्कत ही हो रही है कि वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा है कि क्या है उसका नाम, राइट। तो सिंस उसने कभी नाम सुना ही नहीं है, वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा है कि भाई जो सिस्टम ये बता रहे हैं उससे कितना मेजरमेंट आएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा, मान लो कभी ऐसा हुआ कि मुझे ये क्या करना है, बताना है कि भाई इस वॉल से लेके इस वॉल की जो लेंथ है वो कितनी है ना। अब मान लो मैंने तुमसे बोला कि भाई यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो लेट्स से 3 मीटर है। तुम इमेजिन कर पाओगे, तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा कि वो कितना है लेंथ, है ना। 3 मीटर तुमने देखा है, सुना है, समझा हुआ है। अगर किसी ने बोल दिया 300 सेंटीमीटर तो भी तुम समझ सकते हो, कोई आगे फुट में बता दिया तो भी समझ सकते हो। कल को मैंने कोई नई यूनिट बना ली और मैंने बोला उस वॉल से लेके इस वॉल तक का जो डिस्टेंस है यह है 15 SAC। मैंने अपने नाम से सचिन से एक 3 वर्ड हटाया और मैंने क्या कर दिया, नया सिस्टम ऑफ यूनिट बता दिया। अब मैंने बोला जो लेंथ है वो कितना है, 15 SAC। क्या अब तुमको पता चल जाएगा कि कितना है? क्या आप इमेजिन कर पाओगे कि लेंथ कितनी है? ऑब्वियस से बात नहीं, राइट। तो मेरे पास क्या है, ये एक अलग यूनिट है जो जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। तो पुराने जमाने में यही थोड़ी सी क्या होने लगी, दिक्कत होने लगी कि हर जगह पे जो सिस्टम है, मेजरमेंट की जो यूनिट्स है वो क्या है, अलग अलग हैं, जिससे जब तक उनको अपने गांव में काम था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं गई। जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, जब ट्रेड ग्लोबल होने लगा धीरे धीरे, तो अब इनको ट्रेड करने में मुश्किल होने लगा, क्योंकि ये एक दूसरे के मेजरमेंट्स या एक दूसरे के यूनिट को समझ ही नहीं रहते। तो जब भी ऐसा हुआ और जब धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन होने लगा, तो सारे वर्ल्ड्स ने मिलकर ये सोचा कि भैया कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आपस में हम सब क्या कर पाए, समझ पाए। ठीक वही कहानी जो बायो वाले में, राइट। अगर किसी एनिमल है, कोई प्लांट है, तो उसका नाम हर रीजन में क्या है, अलग अलग है, लेकिन अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो उसका एक कॉमन नाम भी बताया गया जिसको साइंटिफिक नेम बोलते हैं। उससे सारे लोग क्या कर देते हैं, समझ जाते हैं कि अच्छा किस प्लांट की, किस एनिमल की बात चल रही है। तो वैसे ही जब इंटरनेशनल ट्रेड्स होने लगे, जब ग्लोबलाइजेशन होने लगा, तो ये भी सिस्टम की जरूरत पड़ी कि भैया एक ऐसा बनाओ जो सब कुछ समझ पा रहे। ठीक है, तुम अपने जगह पे क्या कर रहे हो, धान को ऐसे नाप रहे हो, चावल को ऐसे नाप रहे हो, कोई किलो में नाप रहा है, कोई मेजर करके नाप रहा है, किसी ने लकड़ी का इतना बड़ा कंटेनर बना रखा है, किसी ने स्टील का बना रखा है, ठीक है।
लेकिन जब हम आपस में वो करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका मीनिंग तुमको भी पता हो और मुझे भी पता हो। तो ये उस टाइम पे क्या हुआ, डिसाइड हुआ। अब मीटिंग चली, राइट, अब मीटिंग चला कि भैया किस सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम बनाएं। तो उस टाइम पे देखा गया कि कौन से मेजर ऐसे सिस्टम है जिसको बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। कौन से ऐसे सिस्टम है जिसको मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो उस टाइम पे ये निकल के आया कि हमारे पास 3 मेजर सिस्टम है जिसको मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। पहला सिस्टम निकला MKS, दूसरा निकल के आया CGS और तीसरा आया FPS। ये 3 ऐसे मेजर सिस्टम निकले जिसको देखा गया कि भाई इसको 10-12 कंट्रीज यूज कर रही हैं, इसको 20-22 कंट्रीज कर रही है, इसको 8-9 कंट्रीज यूज कर रही हैं। ये निकल के आया। तो पहले हमारे पास 3 मेजर सिस्टम्स है, मेजर सिस्टम्स ऑफ यूनिट, राइट, यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं। पहला हमारा था MKS सिस्टम, पहला है MKS सिस्टम। इसका मतलब है M रिप्रेजेंट करता है क्या, मीटर। वो जो MKS यूनिट क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो लेंथ को मेजर कर रहे हैं किसमें, मीटर में। सेकेंड हमारे पास K का मतलब होता है क्या, किलोग्राम। वो मास को मेजर कर रहे हैं किसमें, किलोग्राम से। और इसी तरह से थर्ड है हमारे पास सेकंड, टाइम को मेजर कर रहे हैं क्या, सेकंड। ऐसा नहीं कि उनके पास और कोई वो नहीं है, सिस्टम नहीं है, राइट। ऐसा नहीं कि ग्राम वगैरह यूज नहीं करते, बट मोस्टली जब भी आपस में ट्रेड करते हैं हर चीज को किलोग्राम में या मीटर में या सेकंड्स में क्या करते हैं, बताते हैं। दूसरा इसी तरह से जो मेजर सिस्टम निकल के आया, राइट, वो आया क्या, CGS सिस्टम। CGS जिसमें ये रिप्रेजेंट करता है किसको, सेंटीमीटर को, राइट। उसके बाद G है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ग्राम, और S जो है वो क्या, सेकंड। इसका मतलब है वो जब लेंथ को मेजर करते हैं तो जनरली सेंटीमीटर में, राइट। मास को मेजर करते हैं जनरली ग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं जनरली सेकंड्स में। ये नॉर्मल हो गया। तीसरा इसी तरह से और एक आया, राइट, FPS सिस्टम। ये भी काफी मेजरली क्या किया जाता था उस टाइम पे, यूज किया जाता था, राइट। इसको जनरली जो अमेरिका, लैटिन अमेरिका है, उधर पे ज्यादा इसको क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। यूरोपियन कंट्री और एशियन कंट्री में जनरली MKS और CGS क्या होते थे, यूज होते थे। आज ये मैट्रिक सिस्टम जनरली यहां पे यूज होता है, FPS वगैरह उधर क्या करते हैं, यूज करते हैं। F रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, फुट, लेंथ को फुट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मेजर कर रहे हैं। P है क्या, पाउंड्स, मास को मेजर कर रहा है पाउंड्स में, और टाइम को मेजर कर रहे हैं किसमें, सेकंड्स में। अब 3 हमारे पास उस टाइम से, इसके अलावा ना जाने कितने हजारों लाखों वहां पे क्या थे, यूनिट्स थे मेजरमेंट के लिए, पर ये 3 सिस्टम थे जिसको काफी ज्यादा कंट्रीज क्या कर रही थी, यूज कर रही थी। अब बारी थी इनमें वोटिंग कराने की और इनमें से किसी एक को इंटरनेशनल सिस्टम बनाने का। तो इंटरनेशनल सिस्टम उस टाइम पे जो बनाया गया, वो बनाया गया किसको, MKS को। वो ये मान लिया गया कि आज के बाद बाय डिफॉल्ट अगर हम क्या करेंगे, आपस में ट्रेड करेंगे तो इसी सिस्टम को क्या करेंगे, लेंगे। और MKS मतलब लेंथ में जो मेजर करते, मास को जो मेजर करते और टाइम को मेजर करते, इनके अलावा कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनका यहां पे क्या दिया गया, यूनिट दी गई, राइट, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसे बोला जाता है SI सिस्टम, राइट, SI सिस्टम। हो सकता है जिन्होंने NCERT नहीं पढ़ी हो, राइट, उनको यह समझ में ना आए कि सर अगर इंटरनेशनल सिस्टम है तो उसको IS सिस्टम बोलना चाहिए, इसको SI क्यों बोलते हैं। तो बेटा इसका जो मेन वो है ऑफिस है, हेड ऑफिस है, जहां भी सारी चीजें डिसाइड की जाती है, वो है फ्रांस में। और फ्रांस में इंटरनेशनल सिस्टम, फ्रेंच में, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम इंग्लिश वर्ड हो गया, फ्रेंच में इसको बोला जाता है सिस्टमे इंटरनेशनले, जहां से इसको बोला गया क्या, SI। और हमने इसको क्या किया, मेन ले लिया क्या, MKS को। और इसमें और कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जिसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और SI यूनिट लेने लगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि भाई बाय डिफॉल्ट, समझ लो ये चीज मैं बता रहा हूं, दोबारा कभी नहीं बताऊंगा। बाय डिफॉल्ट अगर कोई सा भी कैलकुलेशन तुमको करना है तो वो किसमें करोगे, SI में ही करोगे, SI यूनिट्स में करोगे, एक्सेप्ट रेशियो के क्वेश्चन, एक्सेप्ट रेशियो के क्वेश्चन। रेशियो के क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे भी क्या हो जाएगा, कैंसल। बट इसमें भी एक्सेप्ट टेम्परेचर, अगर वो टेम्परेचर का क्वेश्चन है और भले वो क्वेश्चन किसका है, रेशियो का है, तुम्हें इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा।
तो कुछ चीजें मैंने बोला है वो क्या है, ध्यान रखना है। अगर नॉर्मल कैलकुलेशन है वो सेंटीमीटर में दे दिया है, आवर में दे दिया है, ग्राम में दे दिया है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके क्या करो, उनको कैलकुलेट करो। लेकिन अगर क्वेश्चन किसका है, रेशियो का है, तो उस चाहे वो सीजीएस में एफपीएस में कुछ भी दिया हो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यूनिट वैसे भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी एक्सेप्ट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर का क्वेश्चन रेशियो का ही क्यों ना हो, तुम्हें इसको केल्विन में क्या करना है, कन्वर्ट करना ही करना है। क्लियर है चीजें? तो आज के बाद कभी भी मैं तुम लोग को ये नहीं बताऊंगा, अगर मान लो मैंने किसी चीज को सेंटीमीटर में दे दिया है, इसमें दे दिया, ग्राम में दे दिया है, तो कैलकुलेट करते समय बाय डिफॉल्ट तुम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है ये, कैलकुलेट करते समय। अच्छा, हमारे पास जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि इनफाइनाइट है, राइट, इनफाइनाइट टाइप के हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको जब हम क्या करते जाते हैं, ब्रेक करते जाते हैं, तो ब्रेक करते 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 लास्ट में कुछ ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जिनको फर्दर और ब्रेक नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं, मान लो हम बात कर रहे हैं किसके, फोर्स की। फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है m इंटू ए, मास को और ब्रेक नहीं किया जा सकता। फिर मेरा एक्सेलरेशन, जिसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, टाइम को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब लेंथ डिवाइड बाय टाइम, अब इनको और ब्रेक नहीं किया। तो जब हम क्या करते हैं, हमारे पास किसी भी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है और उनको ब्रेक करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो लास्ट में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जिनको और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। नाम से तुम समझ रहे हो, फंडामेंटल वो बेस है, बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज उन्हीं बेस पे, उन्हीं पे क्या है, आधारित है, उन्हीं से मिलके बने हुए हैं। अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास पूरे फिजिक्स में, पूरे मेजरमेंट के लिए, कैलकुलेशन के लिए टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, राइट। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। हमें क्या करना है, वो देख लेना है एक बार। तो अगर हम क्या करें, देखें, तो हम लिख रहे हैं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। पहला क्या है, मास, राइट। मास का जो मेजरमेंट का यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या है, केजी। क्लियर। दूसरा हमारे पास क्या, लेंथ, जिसको हम मेजर करते हैं किसमें, और ये हो गया क्या, एम। तीसरा क्या है हमारे पास, टाइम, जिसको मेजर करेंगे किसमें, सिंबल एस लिख सकते हैं। चौथा इलेक्ट्रिक करंट। अरे सीक्वेंस कोई वो नहीं मैटर करता सर, ये चौथा यही है या पांचवा है। इलेक्ट्रिक करंट, सिर्फ करंट नहीं लिखना है, सिर्फ करंट, क्योंकि बेटा 3 टाइप के करंट हमारे सिलेबस में, राइट। वाटर करंट, अगर कोई फ्लूइड या पानी बह रहा है तो, थर्मल करंट अगर हीट बह रहा है तो, और इलेक्ट्रिक करंट अगर चार्ज बह रहा है तो ये हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मेजर करते हैं किसमें, एम्पियर में, और सिंबल है क्या, ए। पांचों हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, राइट। इसका एसआई यूनिट क्या है, और रिप्रेजेंट करेंगे किससे, के से। छठवां ल्यूमिनस, इस पे अभी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैंडला से, और ये क्या, सीडी। सातवां है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में यूज किया है तुमने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट क्या है और सिंबल क्या है, वो जो ई लिखने से टाइम बच जाता है, उसमें हम टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं। ई लिखने से जो टाइम बच जाता है उसमें तुम क्या कर रहे हो, टिकटॉक के वीडियोस बना रहे हो। तो नाम है पूरा क्या है, MOL, सिंबल क्या है, MOL। क्लियर। थोड़ा सा बात करते हैं। देखो बेटा, इनमें से हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका मीनिंग हमको पता है, या जिनको हम रियलाइज कर लेते हैं, राइट, जिनको हम रियलाइज कर लेते हैं। रियलाइज कर लेते हैं कहने का मतलब है, अगर मान लो मैंने तुमको बोला कि भाई किसी का जो मास है वो 10 kg है, तो तुम्हारे दिमाग में चल जाता है कि वो क्या है, कितना है, राइट। तुम उसको इमेजिन कर पाते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर कहीं पे 10 kg का मास रखा हुआ है, तुमको उसको क्या करना है, उठाना है,
तो तुम उठा सकते हो नहीं उठा सकते हो, तुम खुद समझ सकते हो कि हाँ यार, कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर हम उठा सकते हैं, कुछ बोलेंगे हाँ सर हम नहीं उठा सकते, राइट। तो तुमने इमेजिन कर लिया कि हाँ सर वो कितना होना चाहिए। अगर मान लो मैंने तुमको बोला कि कहीं पे 25 kg का मास रखा हो, तुम उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो सकता है 8-10 यहाँ पे आ जाए कि हाँ सर हम उसको उठा सकते हैं, बाकी लोग बोल सकते हैं बिना उस मास को उठाए कि हाँ सर हम नहीं उठा पाएंगे, क्या काफी ज्यादा भारी है। इसका मीनिंग सीधा सीधा वो हुआ कि अगर मैं 10 kg 20 kg 50 kg बोल रहा हूं तो तुम उसको क्या कर पा रहे हो, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो कि इसका मीनिंग क्या है और वो कितना होना चाहिए। कल को अगर मान लो मैं अजीबोगरीब टाइप के यूनिट बोल दूं, मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है 20 SSE, बताओ तुम उसको उठा पाओगे कि नहीं उठा पाओगे? क्या तुम उसको कॉम्प्रिहेंड कर लिए? नहीं यूनिट है, राइट। तुमको नहीं पता कि भाई 1 SSE कितना है, तुमने आज तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, तो तुम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे, तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। इसी तरह से अगर हम लेंथ की बात करें, टाइम की बात करें, तुम आराम से क्या कर सकते हो, समझ जाते हो, है ना। लेंथ अगर कहीं पे 1 मीटर है, 1 किलोमीटर, तुम आराम से समझ जाते हो, दिमाग में काम कर रहा होता है, दिमाग काम कर रहा होता है कि कितना होना चाहिए। क्लास अगर बोल दिया जाए 1 घंटे की चलनी है, 1.5 घंटे की चलनी है, तुम समझ जाते हो कि कितना लंबा चलना है। अगर मैं बोल दूं 4 घंटे की क्लास चलनी है, तुरंत पैनिक हो जाओगे, सर 4 घंटे की क्लास हम कैसे करेंगे? अरे समझ जाते हो नहीं समझ जाते हो? कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट का भी तुमको क्या है, नॉलेज है। हालांकि तुमने अगर एक्सपीरियंस नहीं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट का भी नॉलेज है कि अगर 2 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर तो कितना करंट है ये। टेम्परेचर को भी तुम समझ जाते हो। अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई कल का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, तुमको खुद समझ आ रहा है कि 27 डिग्री 26 डिग्री सेल्सियस कंफर्टेबल टेम्परेचर है। गर्मी या ठंडी? क्या तुमको एक्चुअली जाने की जरूरत पड़ेगी सर 26 डिग्री के टेम्परेचर में खड़ा होऊंगा तब मैं बता पाऊंगा कि अच्छा है कि खराब है, क्या है? तुम समझ पा रहे हो? अगर मैं बोल दूं 10 डिग्री का टेम्परेचर कल का होने वाला है, तुम खुद समझ जाओगे कि ठंड लगने वाली है। अगर मैं बोल दूं भिलाई का टेम्परेचर 40 डिग्री होने वाला है, तुम खुद समझ जाओगे कि गर्मी पड़ने वाली है। हालांकि यहां 40-45 डिग्री पहुंच जाता है टेम्परेचर, समझ जाते हो। दिक्कत आती है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है तो तुमने कभी पढ़ा नहीं हुआ है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ल्यूमिनेस इंटेंसिटी तुमको बिल्कुल रटा होना चाहिए, हर चीज पता होना चाहिए, है ना, ये नहीं कह रहा मैं। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आएगा। बट बेटा तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, अगर तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो एटलीस्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके बारे में तुम्हें एक नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में तुम्हें एक समझ होनी चाहिए कि भाई हम फिजिक्स के स्टूडेंट, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में एटलीस्ट एक नॉलेज होना चाहिए। तो बाकी सबके बारे में तुमको पता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे बोला जाए 1 मोल, तो तुम तुम्हारे दिमाग में चल जाता है कि 6.023 × 10⁻23 नंबर्स होंगे, वो 1 मोल कहला जाएगा, राइट। टेम्परेचर कम है ज्यादा समझ जाते हो। पर अगर ल्यूमिनेस इंटेंसिटी बोली जाती है तो सिंस तुमको कभी पढ़ा नहीं है, तुमने कभी पढ़ा नहीं, कभी पढ़ाया नहीं गया है, तो तुम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे। तो 2 मिनट या 4 मिनट का टाइम हम निकालेंगे इसको समझने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है या है, उसका कोई लेना देना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट एज अ फिजिक्स स्टूडेंट हमको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैं तुमसे क्या कर रहा, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा। मान लो मैंने तुमसे सवाल किया, राइट, कि मेरे पास एक 100 वॉट का बल्ब है, इसको लिख लेना, बाद में लिखना, थोड़ा सा देख लो, पहले समझ लो। मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास एक 100 वॉट का बल्ब है, और दूसरा मैंने बोला मेरे पास एक 60 वॉट का बल्ब है। अगर मैं दोनों को जलाऊं, बताओ कौन ज्यादा रोशनी करेगा? राइट, एक 100 वॉट का बल्ब है, एक 60 वॉट का बल्ब है, अगर मैं दोनों को जलाऊं कौन ज्यादा रोशनी करेगा? 100 वॉट। 100 वॉट वाला जो बल्ब है वो पुराने जो फिलामेंट वाले आते थे, टंगस्टन फिलामेंट वाले, राइट, वो वाला बल्ब है। जबकि 60 वॉट वाला बल्ब जो है वो CFL है। वो पहले 10-20 रुपए में आते थे ना उस तरह येलो कलर के बल्ब जो आज के भी गांव वगैरह में लगे थे, टंगस्टन फिलामेंट वाले, इस तरह वाले, राइट, ऐसे वो है। और 60 वॉट वाला जो बल्ब है वो क्या है? CFL। वो आने लगे हैं जो आजकल। कौन ज्यादा रोशनी करेगा? अभी तो तुम 100 वॉट कह रहे थे, अभी तो तुम 100 वॉट कह रहे थे। कोई बात, फिर से पूछ लो। एक 60 वॉट वाला बल्ब क्या है? CFL का है। और एक 40 वॉट का एक और बल्ब है, कौन ज्यादा रोशनी करेगा? 60 वॉट का CFL या दूसरा 40 वॉट वाला बल्ब? 60 वॉट। 40 वॉट वाला CFL है, 40, राइट, 60 वॉट वाला बल्ब जो है CFL है, और 40 वॉट वाला जो बल्ब है वो LED वाला बल्ब है। कौन सा? तुम ये दल क्यों बदल रहे हो बार बार? है दल बदलू गई, ये दल क्यों बदल रहे हो तुम बार बार? क्योंकि कौन कितनी रोशनी करेगा उसको तुम मेजरमेंट ही गलत तरीके से कर रहे हो। तुम उसको मेजर करने की कोशिश कर रहे हो किससे? वॉट से। वॉट पावर का यूनिट है, और पावर का मतलब होता है कितनी एनर्जी पर सेकंड ये क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है।
अगर कहीं पे 1 वॉट लिखा है, इसका मतलब है पर सेकंड 1 जूल की एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। पावर ये बताता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, पावर ये नहीं बताता कि वो कितनी रोशनी देगा। तुम यूनिट यूज का क्या कर रहे हो, गलत यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा आंसर क्या है, गलत है। क्या जरूरी है कि कोई बल्ब जितना ज्यादा इनपुट ले उसकी रोशनी भी उतनी ज्यादा होगी? अब जरूरी है क्या कि कोई इंसान ज्यादा पढ़ रहा है तो ज्यादा नंबर ही आएंगे? किस पे डिपेंड करता है? पढ़ने की एफिशिएंसी पे। भाई कोई हो सकता है 3 घंटे बिल्कुल एफिशिएंटली पढ़ ले, ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, जबकि उसके जगह पे 5 घंटे कोई पढ़ा हुआ है पर ध्यान कभी इधर कभी उधर, कभी पढ़ने में उधर, तो क्या 5 घंटे पढ़ा तो नंबर भी ज्यादा आएंगे? ऐसा जरूरी है क्या? डिपेंड करता है किस पे? एफिशिएंसी पे। तो यहां पे जो पहले तुम कंपेयर कर रहे हो बेटा वॉटेज से, ये मतलब होता है कि कितना एनर्जी पर सेकंड वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, उतना ही रोशनी देगा, ऐसा जरूरी। हां, पुराने जमाने में इससे काम चल जाता था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये टंगस्टन फिलामेंट वाले क्या थे, बल्ब थे, टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब थे। अगर मान लो किसी सॉकेट में मैंने 100 वॉट लगाया, फिर उसको निकाला, फिर वहां पे 40 वॉट लगा दिया, फिर उसको निकाला, फिर मैंने वहां पे 50 वॉट लगा दिया, एक ही टाइप का बल्ब है, वहां पे हम कह सकते हैं कि 100 वॉट वाला बल्ब ज्यादा रोशनी करेगा, 40 वाला कम करेगा, 50 वाला मॉडरेट करेगा। बट आज हमारे पास उससे ज्यादा एफिशिएंट बल्ब, और फिर हमने उससे और ज्यादा एफिशिएंट बल्ब क्या कर लिया, बना लिया, जो कम एनर्जी का यूज करके भी रोशनी क्या कर सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं। आई बात समझ में? तो पावर से कभी यह मेजर नहीं करना है कि कौन कितनी रोशनी करेगा। तो अब कौन कितनी रोशनी करेगा यह मेजर करने के लिए क्या यूज करूं मैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर किसी की ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा क्या होगा, इंटेंस होगा, ज्यादा रोशनी करेगा, और जिसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है वो कम रोशनी करेगा। उसके बावजूद अगर आज तुम बल्ब लेने जाओगे, थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है मैं फिजिक्स के हिसाब से, कॉम्पिटिशन के हिसाब से नहीं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिजिक्स के स्टूडेंट हो, कल कोई कॉमर्स वाला आके तुम्हारी बेइज्जती नहीं करके चला जाए, अरे ऐसा हो सकता है ना? तो फिजिक्स के स्टूडेंट हो, कल को कोई कॉमर्स वाला है और बेइज्जती करके चला गया, बता इनमें से कौन सा ज्यादा बल्ब रोशनी करेगा? तुम देख रहे हो इतने वॉट तुम बता ही नहीं पा रहे हो, ये वो तुमसे पूछ रहा है किसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? तो एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। तो अब भी अगर तुम किसी बल्ब को लेने जाओगे तो वहां पे कैंडला नहीं दिखेगा, तुमको कैंडला नहीं दिखेगा, तुमको वहां पे दूसरा टर्म दिखेगा, ल्यूमेन, राइट? वहां पे बल्ब दिखेगा, वहां पे टर्म दिखेगा क्या, ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या है समझ लो। अगर मान लो कैंडला क्यों नहीं दिखेगा वो बता दे रहा। अगर मान लो हमारे पास क्या है, 2 बल्ब है, दोनों की ल्यूमिनस इंटेंसिटी सेम है, बट एक बल्ब को मैं क्या करूं, यहां पे एक छोटा सा कमरा बना दूं, वहां लगा दूं, और एक बल्ब को क्या लगा दूं मैं, बिल्कुल इस इंस्टीट्यूट के सबसे टॉप पे। क्या लगता है दोनों से बराबर रोशनी हो जाएगी? दोनों 10-10 वॉट के एलईडी बल्ब है, एक को बिल्कुल इतना छोटा सा कमरा बना दिया, यहां पे लगा दिया है, और एक को मैंने क्या कर दिया, इस इंस्टीट्यूट के बिल्कुल टॉप पे लगा दिया, वो 10 वॉट का एलईडी लग रहा है। तो तुमको यहां पे दिखेगा यार यहां पे बहुत ज्यादा रोशनी दिख रही है, जबकि वहां पे ओवरऑल उसका ऐसा लगेगा जैसे कोई इफेक्ट। तो इसमें बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो दोनों की क्या है, सेम, बस उतनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम एरिया में है और वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत ज्यादा एरिया पे। तो ऐसे कंपेयर करोगे तब तो मुश्किल हो जाएगा, ऐसे कंपेयर करोगे तब तो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। दोनों बराबर क्या कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों बराबर रोशनी दे रहे हैं, बट तुम उस रोशनी को छोटी सी जगह पे यूज कर रहे हो और उसको लगा दिया बिल्कुल कि स्ट्रीट पे क्या कर दे, रोशनी फैला दे। ऐसा काम हमें देखना पड़ेगा पर यूनिट एरिया। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स। और उसका जो वो होता है, यूनिट होता है, वो होता है क्या, ल्यूमिन। इससे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा रोशनी करने वाला है और कौन कम रोशनी करने वाला है। अब कभी मान लो कभी तुमको क्या करना है, शॉपिंग में जाना और बल्ब क्या करना है, यूज करना है, और भैया कहां पे कितना बल्ब लगाना है, कौन कितनी रोशनी करेगा ये कंपेयर करना है। और मान लो बहुत क्लोज तुम वहां पे आ गए, क्लोज इस तरह से आ गए कि एक जगह पे 200 वॉट का टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब लगा हुआ है, राइट? फिर वहां पे 30 वॉट का एक CFL लगा हुआ है और 10 वॉट का एक LED लगा हुआ है। अब इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस, ऐसा थोड़ी है। अब हो सकता है ये ज्यादा रोशनी करे, अरे ये भी तो ज्यादा रोशनी कर सकता है, हो सकता है ये, हो सकता है ये। अब तुम कंफ्यूज हो गए कि यार 10 वॉट का LED की 30 वॉट का CFL या 200 वॉट का टंगस्टन फिलामेंट, अब क्या करें? तो बेटा वॉट से तो वैसे भी कंपैरिजन करना ही नहीं है, राइट? कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, कितना करंट निकाल रहा है, इन सब चीजों का कंपैरिजन करना ही नहीं है। सीधा देखना है कि भैया वो ल्यूमेन कहां लिखा हुआ है, ल्यूमिनस फ्लक्स कहां लिखा हुआ है।
अगर एक जगह बल्ब में लिखा है मान लो 520 ल्यूमेन और दूसरी जगह पे लिखा है 525 ल्यूमेन, तो भले ये बल्ब कैसा भी हो, कितना भी वॉट का हो, किसी भी टाइप का हो, ये उसके कंपैरिजन में थोड़ी रोशनी ज्यादा करेगा ही करेगा। बस खत्म, उतने से तुम्हारा काम चल जाएगा। क्लियर है ये? राइट? तो एज अ फिजिक्स स्टूडेंट तुमको ये पता होना चाहिए, सिलेबस में है नहीं है वो अलग बात है, मैं तो सीधा बोल रहा हूं कि नहीं है, लेकिन बेटा फंडामेंटल चीजें हैं यार, अपने फंडामेंटल्स नहीं भूलने हैं, फिर वो फिजिक्स हो चाहे लाइफ। क्लियर है ये? इसलिए ध्यान रखना है। कल को अगर तुमको क्या करना है, कंपेयर करना है, तुम सीधा क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। लेकिन हाँ, इनके अलावा और कई फैक्टर्स होते हैं। आजकल जो बल्ब आने लगे उन सब में कलर, टेम्परेचर वगैरह भी तो होते हैं। तुमने कूल व्हाइट, वार्म व्हाइट, नेचुरल व्हाइट, ये नाम सुने नहीं सुने? तुमने आजकल देखा होगा कि जो एलईडी है उसमें जो व्हाइट कलर है वो थोड़ा अजीब सा व्हाइट होता है, हल्का ब्लूइश होता है। जहां पे कलर हल्का ब्लूइश होता है वो कहलाता है क्या? कूल व्हाइट। नॉर्मल व्हाइट होता है वो कहलाता है नॉर्मल व्हाइट, और हल्का सा येलोइश कलर होगा वो कहलाता है क्या? वार्म व्हाइट। तो ये डिपेंड करता है, इनको बोलते हैं कलर टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से जो कलर होता है वो ब्लूइश से किधर जाता है? येलोइश की तरफ। और वो अपना अपना पर्सनल प्रेफरेंस है, किसको किस टाइप का कलर चाहिए, किस टाइप का वो चाहिए। जैसे मैं पर्सनल बता रहा हूं, मुझे जो एलईडी वाली लाइट है, जो ब्लूइश है, जो कूल व्हाइट है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, राइट? अगर मान लो एलईडी लगा, मैं एलईडी हटा के सीएफएल लगा लूंगा, और सबसे बेस्ट, नहीं तो पुरानी ये ट्यूबलाइट, ये नए वाली ट्यूबलाइट, एलईडी वाली ट्यूबलाइट भी मुझे नहीं पसंद, क्योंकि जो हल्का ब्लूइश सा कलर होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अंधेरा अंधेरा सा। वो भले कितनी भी रोशनी पर अंधेरा अंधेरा सा, बिल्कुल अजीब सा थोड़ा सा लगता है। तो मुझे ये पर्सनल है, सबका अलग अलग हो सकता है। मुझे नॉर्मल व्हाइट होता है वो मुझे सही लगता है। तो ये होता है क्या? कलर टेम्परेचर। अगर तुमको ऐसा लगता है कि मुझे ब्लूइश लाइट नहीं पसंद, तो तुम कलर के टेम्परेचर को देख लो, जिसमें कलर टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, वो ब्लूइश से जाता जाएगा किधर? नॉर्मल, और नॉर्मल से फिर येलोइश। ये कुछ चीजें एज अ फिजिक्स स्टूडेंट तुम्हारे नॉलेज के लिए, सिलेबस के लिए नहीं। मैंने बोला बेटा थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, तो कुछ चीजें जो हमारे काम के आते जाए, इंटरेस्टिंग आते जाए, उसी को पढ़ते जाए, है ना? तो दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दिया। क्या आज के बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मीनिंग समझ जाओगे? अगर बल्ब लेने गए, कौन ज्यादा रोशनी करेगा, कौन कम रोशनी करेगा, ल्यूमिन का मतलब क्या, समझ जाओगे? वेरी गुड। ये सारी चीजें क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर है ये? एक काम करो, इतना सब कुछ क्या कर लो, नोट कर लो, फिर आगे और देखते हैं। देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 हमारे पास और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है इसको पूरा करने के लिए, है ना, कुछ एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए। तो यहां पे हमारे पास क्या है? 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। पहला है हमारे पास प्लेन एंगल, राइट? प्लेन एंगल, ऐसा एंगल जो हम क्या कर रहे हैं, इसी प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं, राइट? एक प्लेन में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो मान लो हमारे पास क्या है, इस तरह का कोई एंगल है जिसको हमने क्या किया, ऐसे ड्रॉ किया है। ये हो गया क्या? रेडियस आर, राइट? इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ, राइट? लेट्स से ये कितना है? ds। और यहां पे जो हमने एंगल ड्रॉ किया वो कितना है? d थीटा। यहां जो एंगल हमने ड्रॉ कर दिया वो क्या कर दिया? d थीटा ड्रॉ किया। अब यहां जो हम क्या करते हैं, एंगल लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया? प्लेन एंगल। और d थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे आर्क लेंथ, दैट इज ds डिवाइड बाई रेडियस। अगर डायमेंशन के हिसाब से देखें, तो डायमेंशन के हिसाब से देखें तो बेटा ये भी लेंथ का डायमेंशन रखेगा और ये भी क्या करेगा? लेंथ का डायमेंशन। तो डायमेंशन तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हम कहेंगे ये बेसिकली क्या है? डायमेंशन लेस है, बट ये यूनिट लेस नहीं है। जनरली फिजिकल क्वांटिटी अगर डायमेंशन लेस है तो साथ ही साथ यूनिट लेस भी होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। बट यहां पे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हम पढ़ने वाले हैं जो डायमेंशन लेस तो है बट यूनिट लेस नहीं है, बल्कि इसकी यूनिट हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। और इसकी जो यूनिट है वो क्या है? रेडियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे RAD। ये हो जाएगा इसका रेडियन। और ये भी ध्यान रखना है कि जो 2 पाई रेडियन है वो किसके इक्वल है? तो बेटा एंगल कन्वर्जन के टाइम पे मैंने नॉर्मली क्या किया, एंगल को 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री बोल दिया था। बट ध्यान रखना, ट्राई करना है कि सारे एंगल्स को किस में यूज करने हैं? रेडियंस में, राइट? उसको रेडियन में क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो। अच्छा, जो मैक्सिमम एंगल होता है 1 में, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन में, अगर इसको हम क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो d थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जो मैक्सिमम एंगल बनेगा एक कंप्लीट रोटेशन में वो बनता है कितना? 2 पाई रेडियन, क्योंकि 360 डिग्री है।
इसका मतलब है अगर मैं एक इस तरह का मैक्सिमम एंगल बनाना चाहूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा एक सर्कल, राइट। तो मुझे यहां पे मिल जाएगा सीधा सीधा सर्कल, और ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। अब अगर मैं इसको निकालना चाहूं पूरे आर्क लेंथ को, तो जो आर्क लेंथ हो जाएगा, जिसको हम और क्या बोलेंगे पूरे कंप्लीट के लिए, पेरीमीटर, राइट। इसको हम बोलेंगे पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर्क लेंथ इज इक्वल टू डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर। डी थीटा क्या लिखेंगे, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई, ये नॉर्मली हमने सीखा है कि जो पेरीमीटर होता है एक रिंग में या एक कंप्लीट सर्कल में, वो कितना होता है, 2 पाई आर। इसी तरह से दूसरा हमारे पास, जैसे पहला प्लेन एंगल हो गया, दूसरा हमारे पास सॉलिड एंगल, राइट। सेकंड हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कहने का मतलब है ऐसा एंगल बनाया हुआ है जो किसमें, 3 डायमेंशन में, राइट। 2 में नहीं बल्कि किसमें, 3 डायमेंशन में। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो जो आइसक्रीम वाले कोन्स होते हैं, तो जो आइसक्रीम वाला कोन होता है वो भी क्या करता है, एक एंगल ड्रॉ करता है, एक एंगल बनाता है। तो वहां पे जो एंगल बना है वो क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। छोटा सा कोन है तो कम एंगल होगा, बड़ा सा कोन है तो वो क्या होगा, एंगल ज्यादा होगा। तो इसको इस तरह से मेजर करते हैं कि मान लो मेरे पास क्या है, इस तरह का कोई एरिया है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस एरिया के साथ जो एंगल क्या करते हैं, मेजर करते हैं, राइट। इसका ये पूरा का पूरा क्या है, सरफेस एरिया। मान लिया सरफेस एरिया कितना है, DA। तो यहां जो एरिया बनेगा, सॉरी यहां जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा क्या, सॉलिड एंगल। मान लिया कितना है, D ओमेगा, राइट। मान लिया कि एंगल कितना है, D ओमेगा। एज वेल एज इसका जो रेडियस है वो कितना, R, राइट। इसका रेडियस हमने मान लिया कितना, R। तो यहां पे लिखा जाता है D ओमेगा इज इक्वल टू जितना भी सरफेस एरिया है डिवाइड बाई R स्क्वायर, डिवाइड बाई R स्क्वायर। जिस तरह से यहां पे आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस लिखते थे, यहां पे एरिया डिवाइड बाई R स्क्वायर लिखते हैं। अगेन एरिया और R स्क्वायर दोनों डायमेंशन वाइज क्या होंगे, सेम। तो जो सॉलिड एंगल हो जाएगा ये भी एक तरीके से कैसी यूनिट हो जाएगी, डायमेंशनलेस। लेकिन ये यूनिटलेस नहीं होगा, बल्कि इसका जो यूनिट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, वो हो जाएगा क्या, स्टेरेडियन, वो हो जाएगा स्टेरेडियन। ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरह से एक कंप्लीट सर्कल में मैक्सिमम प्लेन एंगल कितना हो सकता है, 2 पाई रेडियन, उसी तरह से मैक्सिमम सॉलिड एंगल वो हो सकता है क्या, 4 पाई स्टेरेडियन, राइट। ये कितना हो सकता है, 4 पाई स्टेरेडियन। तो इमेजिन करो कि मुझे क्या करना है, मैक्सिमम सॉलिड एंगल बनाना है, तो इस एरिया को मैं क्या करता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा। अगर उस एरिया को हम बढ़ाते जाएं तो क्या मिल जाएगा मुझे, एक स्फीयर। तो एक स्फीयर के लिए अगर हम क्या करें, चेक करें, राइट। एक स्फीयर के लिए चेक करें और मुझे इसका क्या करना पड़ा, एरिया निकालना पड़ा, तो एरिया क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाई R स्क्वायर। अब एक स्फीयर में सॉलिड एंगल कितना, 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई, ये इसका आया क्या, सरफेस एरिया जो हमने सीखा हुआ है। ध्यान ही रखना है कि जनरली वो स्टेटमेंट वाइज वाले को क्या करेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते नहीं आ सकते, सारे आ सकते। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अगर हमारे पास क्या है, कोई यूनिट लेस क्वांटिटी है तो वो क्या डायमेंशन लेस होगा, हाँ यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस होगा। अगर कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी तो क्या यूनिट लेस होगा, इन जनरल होगा, पर मस्ट भी नहीं। 2 एक्सेप्शन हमारे यहीं पे सीधा सीधा दिख रहे हैं, राइट। ये क्या है, डायमेंशन लेस बट यूनिट लेस। तो अगर कोई क्वांटिटी यूनिट लेस है तो 100% वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। लेकिन डायमेंशन लेस है तो 100% यूनिट लेस हो जरूरी, क्योंकि ये 2 ऐसे हमारे पास केसेस हैं। क्लियर है ये, चलो इसको नोट करो जरा, देखो बेटा। तो 7 हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 2 हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। इनके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज बची, इन सबको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इनको हम फंडामेंटल से या सप्लीमेंट्री से क्या किया हुआ, हमने डिराइव किया हुआ, इसलिए वो कहलाते हैं क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हमें क्या करना है, अगला देखना है यूनिट्स। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से कुछ चीजें मैं बता दे रहा, फालतू का टाइम वेस्ट करने वाली जरूरत नहीं है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम में देखेंगे तो टाइम क्या है, सीधा सीधा बेटा, आवर, मिनट और सेकंड। 1 घंटा 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर, और 1 घंटा 3600 सेकंड्स के बराबर, 3600 सेकंड्स के बराबर, दैट्स इट। कुछ कन्वर्जन वगैरह देखने की जरूरत नहीं, ठीक। रहा क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हम क्या करने वाले, बात करने वाले हैं, और बढ़िया क्वेश्चन बनेगा टेम्परेचर के कन्वर्जन से। अभी थोड़ा सा उसको साइड रख रहे हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो 1 मोल वो 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर्स के बराबर होता है, वो हो गया। क्या क्या बच गया, मास,
लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ही नहीं। तो ये तीन चीज बची, क्या क्या? मास, लेंथ और इलेक्ट्रिक। अब इन तीनों में सिमिलर टाइप्स की यूनिट्स होती हैं। इनमें जो होती है वो सिमिलर टाइप्स की यूनिट होते हैं। मतलब यह है कि अगर हम चाहें तो मिलीग्राम लिख सकते हैं, हम चाहें तो मिलीमीटर लिख सकते हैं, और हम चाहें तो मिली एम्पियर लिख सकते हैं। तो सात में से ल्यूमिनस इंटेंसिटी सिलेबस में नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सीधा सीधा पता है, टाइम का बिल्कुल सिंपल सा है। टेम्परेचर को हम अभी क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। टेम्परेचर को हम प्रॉपर अभी डिस्कस करेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। वो क्या क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा, वो देखने वाले हैं। बच गए बाकी तीन, मास, लेंथ एंड इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हम क्या कर रहे हैं देख ले रहे हैं। इन तीनों को बिल्कुल एक जैसे देखना है। तो मैं यहां पे लेंथ देख लिया, लेंथ अगर देख लिया तो बाकी दोनों भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो हम लिख रहे हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ लेंथ। सिंपल सा बेटा, अगर कहीं पे लिखा है 1 किलोमीटर तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। सबको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मीटर में। सबको कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में। अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर के ही इक्वल होगा, राइट। अगर 1 सेंटीमीटर है तो 10⁻² मीटर। 1 मिलीमीटर है तो 10⁻⁻3। 1 माइक्रोमीटर है तो 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर है तो 10⁻⁻, इसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम। जो 1 एंगस्ट्रॉम होगा वो 10⁻⁻10 मीटर। इससे छोटा पिकोमीटर 10⁻⁻, और इससे छोटा, राइट, फर्मी, या इसका दूसरा नाम होता है फेम्टोमीटर, 10⁻⁻। ध्यान से सुनो, एक्सेप्ट एंगस्ट्रॉम एंड फर्मी, बाकी सबको हम मास में भी और करंट में भी यूज कर सकते हैं, राइट। जो एंगस्ट्रॉम और फर्मी है ये ओनली या एक्सक्लूसिव है किसके लिए, लेंथ के लिए। तो हमने यहां पे लिख दिया ये यूज करते हैं ओनली फॉर लेंथ, सिर्फ और सिर्फ लेंथ के लिए। ये भी यूज होगा ओनली फॉर लेंथ, इसको किसी और जगह यूज नहीं कर सकते। लेकिन इनके अलावा बाकी हर चीज को यूज कर सकते हो। जैसे अगर मास में यूज करना है तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, राइट। 1 ग्राम हो सकता है, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम हो सकता है। अगर करंट की बात करें तो किलो एम्पियर, एम्पियर, सेंटीएम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, पिको एम्पियर हो सकते हैं। बाकी सबको क्या कर सकते हो, हर जगह पे तुम इसी कन्वर्जन के साथ देख सकते हो। बस एंगस्ट्रॉम वाला जो टर्म है और फर्मी वाला जो टर्म है उसको लेंथ के अलावा और कहीं यूज। एक और चीज ध्यान रखना है, इनको स्पेशली बनाया गया बिकॉज एटॉमिक साइज होता है इस रीजन में, राइट। जनरली हम क्या करते हैं, इसी तरह से देखते हैं। जो एंगस्ट्रॉम वाला टर्म है, जो एटॉमिक साइज होता है वो कहां होता है, इस रीजन में, और जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो इस रीजन में। तो इसको एज अ कॉमन सेंस या एज अ जनरल नॉलेज तुमको क्या करना है, याद रखना है। साइज ऑफ जो क्या बोलते हैं एटम होता है वो किस रेंज में होता है, एंगस्ट्रॉम में। अगर याद हो रेडियस, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो रेडियस इज इक्वल टू 0.529 Z²/n, उल्टा कह रहा सॉरी, n²/z एंगस्ट्रॉम। याद आ रहा है? इसी तरह से जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो फर्मी में होता है। जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे क्या करेंगे देखेंगे भी। किसी को याद है फॉर्मूला R इज इक्वल टू R0 a⁻⁴ तो R0 जो है वो फर्मी में होता है, राइट। तो न्यूक्लियस का साइज इतना और एंगस्ट्रॉम का साइज, सॉरी, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो फर्मी में और जो एटॉमिक साइज होता है वो एंगस्ट्रॉम रेंज में होता है। इतना याद रखना है। अगर इतना याद रख लिया तो बाकी सब पता चल जाएगा। इसी तरह से मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी एक बता दे रहा। अगर मान लो कभी इस तरह से कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर स्क्वायर है, तो सीधा सीधा यहां पे आना है तुमको कि भैया 1 मिलीमीटर कितना है, 10⁻⁻3। तो 1 मीटर ये इधर जाएगा तो कितना, 10⁻3। अरे यही हो जाएगा ना। तो बेटा 1 मीटर स्क्वायर को, राइट, कितने मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हो 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर। अब 1 मीटर कितना मिलीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर, मल्टीप्लाइड बाई ये भी कितना, 10⁻³ मिलीमीटर। अरे 1 मिलीमीटर इतना है तो 1 ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी तुमने पढ़ी, तुम्हारा पढ़ा हुआ होना चाहिए या तुमसे बनना चाहिए। तो अगर इसको याद रखा हुआ है तो सारे कन्वर्जन क्या कर सकते हो, देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट तुमको पता होना चाहिए कि किस टाइप से क्या करना है, कन्वर्ट करना है। बाय डिफॉल्ट तुमको आना चाहिए।
और मैंने तुमको शुरू में समझा दिया है, कुछ भी ना कहा जाए कन्वर्जन या कैलकुलेशन किसमें, एसआई यूनिट में। अगर मास है तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो सबको, लेंथ है तो मीटर में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है ये सारी चीजें? बचा क्या, टेम्परेचर। इससे तुम क्या यूज कर सकते हो, मास में भी यूज कर सकते हो और इलेक्ट्रिक करंट में यूज कर सकते हो। क्या बच गया, टेम्परेचर। वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आएगा। जनरली जो टेम्परेचर का कन्वर्जन है ये कराया जाता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वहां पे पहला टॉपिक जनरली यही होता है। कैलोरीमेट्री पढ़ते हैं, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं और कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं। बट सिंस फंडामेंटल क्वांटिटी है, यूनिट की बात कर रहे हैं, कन्वर्जन देख रहे हैं, तो लगे हाथ हम उसको यहीं पे देख रहे हैं। क्वेश्चन हो सकता है मॉड्यूल में तुमको यहां मिले, हो सकता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या थर्मोडायनेमिक्स में मिले, पर वो तुमको यहां पे आ जाना चाहिए। क्लियर है? इसको नोट करो। नेक्स्ट देख रहे हैं यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। चलो देखो, फिर हमें देखना है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर को हमें कैसे चेंज करना है, वो हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, है ना। एक थर्मोमीटर से, थर्मोमीटर स्केल से दूसरे थर्मोमीटर स्केल में, ये जनरली दिया जाएगा कहां पे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। बट सिंस हम यूनिट की बात कर रहे हैं, मैं यहीं पे क्या करता हूं, पढ़ाता हूं, यहीं पे तुमको पढ़ के कंप्लीट कर लेना है। जब हम टेम्परेचर स्केल की क्या करेंगे, बात करेंगे, तो तीन मेजर हमारे पास क्या है, स्केल हैं जो तुमको याद होना चाहिए। तीन मेजर थर्मोमीटर के क्या थर्मोमीटर्स हैं जो याद होना चाहिए। पहला सेल्सियस स्केल, दूसरा केल्विन और तीसरा फ़ारेनहाइट। बट मजेदार बात यह है कि जो क्वेश्चन अच्छा बनेगा वो बनेगा एक हाइपोथेटिकल स्केल से। वो कल को एक नए टाइप का थर्मोमीटर स्केल क्या कर सकता है, बना सकता है और क्वेश्चन उससे पूछ सकता है। बाकी सब में तो रटने की प्रोबेबिलिटी है, अगर वो हाइपोथेटिकल है तो रटोगे कैसे। तो मेन हो जाता है बेटा यहां पे समझना। कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो आराम से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कैसे करना है देखते हैं। मान लो हमने क्या किया, इस तरह की स्केल्स ले लिए। ये हमारा क्या है, पहला स्केल है, ये हमारा क्या है, दूसरा स्केल, राइट, ये तीसरा स्केल है, और ये एक हाइपोथेटिकल भी ले लिया, है ना। जो पहला स्केल है ये हमने बोला ये क्या है, सेल्सियस स्केल, राइट। इसे लेट से हमने बोल दिया क्या, केल्विन स्केल। हालांकि सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्जन की इतनी जरूरत नहीं, वो सिर्फ 273 ऐड करने वाला सिस्टम बढ़िया है, उतना ही करना है। बट फिर भी देख रहे हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। फिर ये हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल, और ये एक लास्ट में हमने ले लिया हाइपोथेटिकल स्केल। राइट, एक नया स्केल इस तरह से बना दिया। अब इन सब में, चाहे वो किसी भी टाइप का स्केल हो, इन सब में जो रिलेशन होता है वो दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कभी भी किसी में आपस में कन्वर्जन तभी कर पाओगे जब उस स्केल में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता हो। जैसे हमें पता है कि इसमें क्या लिखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, और ये क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में यही कितना हो जाएगा, 273 केल्विन एंड 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट या सिर्फ फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, सिर्फ फ़ारेनहाइट लिखते हैं, राइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मान लिया इसमें सिर्फ लिख दिया, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट और ये हो गया क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ये पता होना चाहिए। अब इसको मुझे इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, आपस में किसी भी टाइप का कन्वर्जन हो तो इनके बीच का सिंपल सा एक रिलेशन है। जिसको तुम्हें कन्वर्ट करना है वो यहां लिखना है, या जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो यहां लिखना है। माइनस करना है मेल्टिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर कन्वर्ट करना है तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, और डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो इसको डिग्री सेल्सियस लिखो, बाकी कैलकुलेट करो। इज इक्वल टू केल्विन में तो K माइनस 273 डिवाइड बाई 373 माइनस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 212 माइनस 32 इज इक्वल टू, लेट्स से इसकी वैल्यू x है तो x माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइड बाई, ये आपस में क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करके याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि ये कन्वर्जन फैक्टर है। जैसे मैंने कई लोगों को देखा हुआ है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, राइट। यहां पे -0 करने की जरूरत नहीं है। 100 माइनस 0 भी कितना हो जाएगा, 100। 212 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 180। तो 0 से 0 कैंसिल,
और कैंसिल करते तो ये हो जाता है 5, ये हो जाता है कितना 9, फिर 9/5 + 32 ऐसे करके याद कर लेते हैं कि ये डिग्री सेल्सियस और इसके बीच में क्या स्केल है। कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो, ठीक है। बट अगर कल को उसने इसके बीच में पूछा ही नहीं, कोई नया टाइप का स्केल बना दिया, तब कैसे करोगे? उसमें तो कोई रिलेशन याद नहीं कर सकते। तो रटने से ज्यादा बेटर होगा कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट समझोगे तो उसमें गड़बड़ होने की चांस नहीं। अगर रटा हुआ है 9/5 की जगह 5/9 या 5/9 की जगह 9/5 होगा, तब कैसे कर लोगे? मोस्ट प्रोबेबली एक आध आंसर हो सकता है ऑप्शन मैच कर जाए। बट अगर समझा हुआ है, कॉन्सेप्ट सीखा हुआ, तो गड़बड़ होने के चांसेस नहीं होंगे। और क्वेश्चन वो कैसे भी पूछे, क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? ये कैसे क्वेश्चन आएगा वो हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। पहले इसको नोट करो, क्वेश्चन बता दो। इसमें भी डिग्री सेल्सियस केल्विन में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये वही है, क्योंकि यहां भी 100 आएगा, यहां भी 100 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको 0 से माइनस करने की जरूरत नहीं। तो केल्विन कितना हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस + 273। इसमें इतना याद मत रखो, पर हाँ फ़ारेनहाइट में या हाइपोथेटिकल में, उनमें क्या करो, कॉन्सेप्ट याद रखो। कन्वर्जन करना हो तो वो सिंबल 273 वाला, बट बाकियों में कन्वर्जन करना हो तो क्या करना है, ध्यान रखना है इस तरह से, है ना। तो क्वेश्चन लिखना है, कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। 50 डिग्री सेल्सियस -0 तो वो नहीं कर रहे हैं, डिवाइड बाय 100 -0 वो नहीं कर रहे हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट -32 और यहां पे कितना आ जाएगा 180, राइट। तो यहां है 180 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो ये आएगा कितना 90 + 32 कितना 122, राइट। तो 50 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के। एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। कन्वर्ट -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री ही आ रहा है, ध्यान रखना। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है? -40 डिग्री सेल्सियस के। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि किस स्केल पे दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोनों को इक्वेट कर देना है, दोनों की x वैल्यू लेकर x की वैल्यू क्या कर लेना, निकाल देना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में कौन सी वैल्यू सेम होती है। तो x डिग्री फ़ारेनहाइट = x डिग्री सेल्सियस करके उसी जगह जो रिलेशन है दोनों में, डिग्री सेल्सियस की जगह भी x रख दो, डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह भी क्या करो, x रखो, सॉल्व करो, वो आ जाएगा -40। यहां पे मुझे सिंस पता है, मैंने उल्टा क्या कर दिया, क्वेश्चन दे दिया, मैंने इसको कैलकुलेट करने बोल दिया, राइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यहां लिखोगे क्या, -40 -32 डिवाइड बाई 180, राइट हैंड साइड डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 100, इसको कैंसिल करना है, राइट। यहां सॉल्व करोगे, ये कितना हो गया -72 डिवाइड बाई 18 इंटू 10, ये भी आ जाएगा कितना 4। 72 डिवाइड बाई 18 कितना 4 इंटू 10 40, और ये माइनस में है, तो डिग्री सेल्सियस भी आया कितना -40। तो तुम चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, याद भी रख सकते हो कि -40 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के, या ये वो वैल्यू है जिसपे दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगला क्वेश्चन लिखना है, देखो अगला क्वेश्चन। सचिन सर has developed a new thermometer। हाँ, तुम चाहो तो अपना नाम लिख सकते हो, चोर कहीं के। Sachin sir has developed a new thermometer in which melting point of water is 20 degree Sachin, melting point of water is 20 degree Sachin and boiling point of water is 70 degree Sachin। अरे सेल्सियस अपना नाम यूज कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, राइट। तुम शॉर्ट फॉर्म में एस लिख सकते हो, सिंबल वही रखूंगा मैं। एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, देन कन्वर्ट 20 डिग्री एस इंटू डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट 20 डिग्री सचिन इंटू डिग्री सेल्सियस। करो। बोला था बेटा क्वेश्चन सिंपल है बट गलत करने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें बोला है कि 10 डिग्री सेल्सियस का जो चेंज है वो कितने डिग्री सेल्सियस के, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के चेंज के बराबर है। और मुझे पता है कई लोग इसको 10 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है वो निकाल देंगे। नहीं,
इसमें ये नहीं बोला हुआ है कि 10 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, नहीं। इमेजिन करो, मान लो मैंने क्या कर दिया, एक डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की स्केल को मैंने क्या कर दिया, पानी में डाल दिया। अब दोनों के लिए टेम्परेचर तो सेम है ना, हाँ मेजरमेंट अलग अलग यूनिट से कर रहे हैं तो ये कुछ अलग बताएगा कुछ अलग बताएगा, पर भैया उतने ही गर्म लग रहे होंगे दोनों को। अब मैंने मान लो पानी को बॉईल करना शुरू किया, तो इसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस वाले में जिसमें भी था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। मान लो पहले 30 पे था तो कहां पहुंच गया, 40 पे। तो इसमें 30 से 40 मतलब 10 डिग्री का क्या आया, चेंज आया है। तो तुमको बताना है उतने ही टाइम में, उसी सिचुएशन में इसमें कितने का चेंज था होगा, पहले कहां था अब कहां आ गया, मतलब वो डिफरेंस कितने का, ये वो पूछ रहा है। तरीका सिंपल है। एक तरीका तो किसी ने इस तरह से किया कि सर पहले निकालिए 40 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, फिर पता है ये अगर 0 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग दिखाएगा तो ये कितने की रीडिंग दिखाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का। फिर हमने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया। हीट करने से टेंपरेचर क्या होने लगा, बढ़ने लगा। बढ़ते मान लो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे तो ये पहुंच गया इसमें 100, तो ये कितना रीडिंग दिखाएगा, 200। इसमें कितने का चेंज हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस का। इसमें उसी टाइम पे कितने का चेंज हुआ है, तो 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट है या नहीं। एक बार 100 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ तो दूसरे में उतने टाइम में 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज इक्विवेलेंट है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर चेंज। तो 1 डिग्री सेल्सियस का जो चेंज है वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 बाई 100 मतलब 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा, 1.8 into 10 दैट इज 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसमें 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ तो इसमें 18 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्या होगा, आया समझ में। ये हमारा क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन, सॉरी टेम्परेचर का चेंज, जो जनरली पढ़ते हैं थर्मल क्वांटिटीज ऑफ मैटर, मैंने यहाँ पे ज्यादा पढ़ा दिया है। कल की क्लास से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे डायमेंशन, फिर पढ़ेंगे एरर, फिर पढ़ेंगे क्या, रिस्पांस। इस सीक्वेंस में हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, और इसी बीच में छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो सब भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो पढ़ाया क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है ना, थोड़ा सा बोरिंग है। ये चैप्टर कंप्लीट होने तो सब एक ही साथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद सीधा शुरू करेंगे क्या, मोशन इन वन डायमेंशन, वहां से चलेगी गाड़ी मस्त। क्लियर है ये, चलो थैंक यू।